कैरियर पॉइंट क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। कल अर्थात पिछली वीडियो में आप लोग हिंदी वर्ण विचार के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आप वर्णमाला के 3 भागों में से एक भाग स्वर पढ़े थे। स्वर किसे कहते हैं आप लोगों को बताया गया था। स्वर वे ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं बिना किसी अन्य ध्वनि के सहयोग के। स्वर के भाग बताए गए, स्वर के उच्चारण स्थान बताए गए, स्वर के संख्या बताई गई। आज हमें वर्णमाला के 3 भागों में से दूसरा भाग पढ़ना है। देखिए, पिछली वीडियो में आप लोग स्वर के बारे में जान चुके हैं। आज हमें व्यंजन के बारे में पढ़ना और समझना है। व्यंजन, ठीक है। क्या है व्यंजन? परिभाषा क्या है? वे ध्वनियां जो स्वर के सहयोग से बोले और लिखे जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात वे ध्वनियां जो स्वतंत्र बोली जाती हैं वो स्वर होती हैं, और जो स्वर के सहयोग से बोली और लिखी जाती हैं वो व्यंजन कहलाती हैं। एक लाइन में हम इसकी परिभाषा कर सकते हैं। स्वर के सहयोग से बोले और लिखे जाने वाले ध्वनि व्यंजन है। व्यंजन की संख्या की बात आती है। व्यंजन की संख्या, इसे हम 2 तरीके से बता सकते हैं। व्यंजन की संख्या, एक मूल रूप से और दूसरा कुल। मूल रूप से व्यंजनों की संख्या 33 होती है, जबकि कुल 39 होती है। व्यंजन स्वर के सहयोग से बोले और लिखे जाने वाले ध्वनि व्यंजन है। व्यंजन की संख्या 2 प्रकार से क्वेश्चन इस पर पुटअप होता है। एक, मौलिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? मौलिक व्यंजनों की संख्या 33 है, जबकि कुल व्यंजनों की संख्या 39 है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब हमें पढ़ना है व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद। व्यंजन के मुख्य तौर पर 3 भेद होते हैं। व्यंजन के मुख्य तौर पर 3 भेद, जबकि कुल 5 भेद होते हैं। कहने का मतलब जो मौलिक व्यंजनों की संख्या है वो व्यंजन के कुल भेद से आती है,
जो मौलिक व्यंजनों की संख्या है वो मुख्य प्रकार से आती है, और जो कुल संख्या है वो कुल भेद से आती है। यानी हम व्यंजन के भी दो प्रकार से भेद कर सकते हैं, एक मुख्य प्रकार और कुल प्रकार। ध्यान दें, मुख्य रूप से व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। पहला स्पर्श, दूसरा अंतस्थ, तीसरा ऊष्म। अगर हम इसमें कुल भेदों की बात करें तो इसमें द्विगुणी और संयुक्त भी जुड़ जाते हैं। ध्यान दें, जो स्ट्रेट लाइन से भेद बनाए गए हैं ये व्यंजन के मुख्य प्रकार हैं। जो डॉट लाइन से भेद बनाए गए हैं ये मुख्य प्रकार में दो प्रकार और जुड़ करके व्यंजन के कुल प्रकार बन जाते हैं। अर्थात यहां से व्यंजनों की संख्या 33 आती है और यहां से व्यंजनों की संख्या 6 आती है। अगर हम दोनों को जोड़ दें 33 + 6 तो बराबर कितना हो जाता है? 39। फिर से एक बार देखें, व्यंजन के मुख्य भेद 3, व्यंजन के कुल भेद 5। व्यंजन के मुख्य भेद से, मुख्य प्रकार से व्यंजन की मौलिक संख्या आती है, व्यंजन के कुल प्रकार से व्यंजन की कुल संख्या आती है, यानी 39। करेक्ट। अब हमें पढ़ना है नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। ध्यान दो, स्पर्श। स्पर्श का शाब्दिक अर्थ होता है छूना। स्पर्श का शाब्दिक अर्थ होता है छूना। छूना। अब प्रश्न बनता है, क्या छूता है और किसे छूता है? कौन छूता है और किसे छूता है? एक उदाहरण देखें। हमारे हाथ में डस्टर है, दूसरे हाथ से मैं इसको छू रहा हूं। अब मैं इस छूने की प्रक्रिया में अगर प्रश्न करूं कि कौन छूता है तो आपका आंसर होगा कि हाथ छूता है। किसे छूता है? डस्टर को छूता है। करेक्ट। यानी स्पर्श की प्रक्रिया में दो तत्व होते हैं, एक कौन स्पर्श करता है और दूसरा किसे स्पर्श करता है। उसे ही स्पर्श व्यंजन, उसे ही स्पर्श की प्रक्रिया कहते हैं। और इसी प्रकार से स्पर्श व्यंजनों में हमारा एक क्यू बना, कौन स्पर्श करता है? कौन स्पर्श करता है? इस संदर्भ में इस प्रश्न के जवाब में भाषा विज्ञानियों में अलग अलग मत हैं। एक वर्ग ये मानता है कि जीवा स्पर्श करती है, जीवा। दूसरा समुदाय ये मानता है कि जीव नहीं बल्कि मुख से निकलने वाली वायु, मुख से निकलने वाली वायु स्पर्श करती है। तो हम दोनों को पढ़ लें, दोनों लोगों को। कौन स्पर्श करता है? जीव या मुख से निकलने वाली वायु। दूसरा क्यों बनता है? किसे स्पर्श करता है?
किसे स्पर्श करता है? इसका आंसर होता है मुंह के विभिन्न हिस्सों को, मुंह के विभिन्न भाग। बस आप समझे। अब इसके शाब्दिक अर्थ से जब इसकी परिभाषा करने का प्रयास किया जाएगा, जिन वर्णों को बोलने में मुख से निकलने वाली वायु या जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने में जीभ या मुख से निकलने वाली वायु मुख के विभिन्न हिस्सों को, मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक, परिभाषा हम लिख सकते हैं। मुख से निकलने वाली वायु या जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ध्यान दें, जिन वर्णों को बोलने में मुख से निकलने वाली वायु या जीभ मुख के विभिन्न हिस्सों को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब एक चीज और, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है और ये 5 वर्गों में विभक्त होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है और ये 5 वर्गों में विभक्त होते हैं। फिर से फ्लैशबैक से देखें, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का शाब्दिक अर्थ होता है छूना। स्पर्श की प्रक्रिया में कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को स्पर्श करता है, यानी 2 चीजों का होना आवश्यक है। इसी तरीके से स्पर्श व्यंजनों में एक क्यू बनता है, अगर छूकर स्पर्श करके कोई वर्ण उच्चरित होता है तो कौन स्पर्श करता है? उसका उत्तर होता है जीभ या मुख से निकलने वाली वायु। और किसे स्पर्श करता है? इसका उत्तर होता है मुख के विभिन्न भाग। ठीक है, और अगर हम इनको कंसिस्ट कर दें, जोड़ दें, तो स्पर्श व्यंजन की परिभाषा बन जाती है मुख से निकलने वाली वायु या जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है जो 5 वर्गों में विभक्त होते हैं। एक चीज और आप जानना चाहेंगे कि मुख के विभिन्न भाग, ये मुख के विभिन्न भाग कौन है? मुख के विभिन्न भाग, नाक, माथा, गाल, होंठ, नहीं, ऐसा नहीं। अब जीभ किसी भी वर्ण को बोलने में हमारे माथे को स्पर्श नहीं कर सकती, नाक को नहीं स्पर्श कर सकती, ऐसा नहीं। ये हमारा चेहरा है। मुख का मतलब केवल माउथ, उसके अंदर के जो भाग हैं वो अंदर कंठ, फिर तालु का अर्थ है ऊपरी छत का पिछला हिस्सा, मूर्धा ऊपरी छत का अगला हिस्सा, दंत दांत, ओष्ठ ओठ। ठीक है, अब स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है और ये 5 वर्गों में विभक्त होते हैं। इनको आप देखें कौन कौन है। पहले एक टेबल से समझो इसको, क्रम, दूसरा वर्ग,
तीसरा उच्चारण स्थान और अगला है वर्ण। का वर्ण, इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। कौन कौन से वर्ण होते हैं? क, ख, ग, घ, ङ। दूसरा चावर, तालु, च, छ, ज, झ, ञ। तीसरा टावर, मूर्धा, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। चौथा तावर, इसका उच्चारण स्थान दंत, ता, था, दा, धा, न। पांचवा पावर, ओष्ठ, इसके वर्ण है पा, फा, बा, भा, मा। ध्यान दो, ये स्पर्श व्यंजन की वर्ग, उच्चारण स्थान और ये उसके वर्ण हैं। ठीक, अब देखें का वर्ण, इसका उच्चारण स्थान कंठ है, यानी कंठ से क, ख, ग, घ, अंगा, ये पांचों वर्ण बोले जाते हैं। चा वर्ग, इसका उच्चारण स्थान ताल है, ताल से चा, छा, जा, झा, ञ, पांचों वर्ण बोले जाते हैं। ऐसे ही टा वर्ग। अब हम इनको कैसे याद रखें? ध्यान दें, ये एक सीरीज से है, एक निश्चित क्रम में है, अंदर से बाहर की ओर। सबसे अंदर कंठ, उसके बाहर तालु। तालु कहां होती है? मुंह के ऊपरी छत का पिछला हिस्सा। इसके बाद मूर्धा, मूर्धा कहां होती है? ऊपरी छत का अगला हिस्सा। दंत, दंत और दंत के बाहर क्या है? ओष्ठ, यानी अंदर से बाहर को। पहले कंठ, फिर ताल, फिर मूर्धा, फिर दंत, ओष्ठ। कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इस क्रम में इसका उच्चारण स्थान है। अगर हम इसकी तुलना अंग्रेजी व्यंजनों से करें, अंग्रेजी वर्णों से करें, इंग्लिश के अल्फाबेट से करें, तो हमें मिलता है कि सेम अपोजिट, एकदम उल्टा इनकी फोनिक्स होती है। हमारे हिंदी के वर्णों का उच्चारण स्थान अंदर से बाहर को, कावर कंठ, चावर ताल, टावर मूर्धा, तावर दंत, पावर ओष्ठ, जबकि अंग्रेजी में इसका एकदम उल्टा ए बोलिए, उसका उच्चारण एटमॉस्फेरिक हवा में होता है। ए, बी उच्चारण ओष्ठ से होता है। सी का उच्चारण दंत से होता है। डी का उच्चारण करने के लिए हमारी जीवा हमारी मूर्धा को स्पर्श करती है। आप देखें, ए हवा में, बी होंठ पर, सी दांत पर, डी मूर्धा पर, यानी बाहर से अंदर की ओर। और अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी बाहर से अंदर की ओर, और हिंदी कैसे है? अंदर से बाहर की ओर। हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी को फेंक कर बोला जाना चाहिए और हिंदी को फेंक कर बोला जाना चाहिए और अंग्रेजी को खींच कर। इसकी फोनिक्स पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, एक चीज हम जान लें, ताल क्या है? ताल मुख के ऊपरी छत का, मुख के ऊपरी छत का पिछला हिस्सा।
मूर्धा क्या है? ये है मुख के ऊपरी छत का अगला हिस्सा। ये सब जानने के बाद अब किसी एक वर्ण के बारे में यदि पूछें आप उसके बारे में कई चीज बता सकते हैं। जैसे सपोज करिए एक वर्ण होने लिया गा और आपसे पूछा जाता है कि गा के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। अभी हम गा के बारे में क्या क्या जानते हैं। सबसे पहले गा एक वर्ण है। वर्णों में ये व्यंजन है। व्यंजनों में अस्पर्श व्यंजन है। अस्पर्श व्यंजनों में का वर्ग में आता है और इसका उच्चारण स्थान कंठ है। इसी तरीके से दूसरा अक्षर अगर हम उठा लें क्या बताएंगे, ये एक वर्ण है। वर्णों में ये व्यंजन है। व्यंजनों में अस्पर्श व्यंजन है। अस्पर्श व्यंजनों में ता वर्ग में आता है और इसका उच्चारण स्थान दंत है। करेक्ट? ठीक। एक चीज और देखें, इस डिवीजन के बाद एक और डिवीजन किया गया है वर्णों का। एक और डिवीजन किया गया है जिसे कहते हैं घोषत्व के आधार पर वर्ण। घोषत्व के आधार पर वर्ण या वर्णों का विभाजन। अब हम समझें घोष का शाब्दिक अर्थ होता है स्वर तंत्रियों। यहां जो होता है वोकल कार्ड, जहां से हमारी ध्वनि उत्पन्न होती है, उस वोकल कार्ड में, उस स्वर यंत्र में कंपन होता है। उस कंपन के आधार पर वर्णों का विभाजन किया गया है और उस विभाजन को ही घोषत्व का आधार कहा जाता है। घोष का शाब्दिक अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में कंपन। स्वर तंत्रियों में कंपन। ध्यान दें, स्वर तंत्रियों में कहने का मतलब किसी भी वर्ण को बोलने में स्वर तंत्रियां जो होती हैं उनमें कंपन कम या ज्यादा होता है, इसीलिए इसके विभाजन किए गए। हाँ, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों का विभाजन घोषत्व के आधार पर वर्णों का विभाजन कहलाता है। इस आधार पर वर्ण के दो भेद हैं। आघोष और सघोष। आघोष और सघोष। आघोष सीधा सा तात्पर्य है जिन वर्णों को बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन कम हो। कंपन कम। सघोष कंपन अधिक। एक चीज हमको यहां ध्यान रखना है कि आघोष लिखने से ऐसा प्रतीत होता है कि कंपन ना हो। आ लगने से ये विलोम बन गया। नहीं, कोई भी वर्ण बोला जाएगा उसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन अवश्य होगा, कम होगा या ज्यादा होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि स्वर तंत्रियों में कंपन हो ही ना। इसलिए आघोष को आप कभी भी यह ना समझें कि जिन वर्णों को बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उसे आघोष कहते हैं, बल्कि हम आघोष उसे कहते हैं जिसे बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन अधिक कम हो। ना हो नहीं, कम हो।
उसे हम अघोष कहेंगे, और जब कंपन अधिक होगा तो क्या होगा, सघोष। अब प्रश्न बनता है कि कौन सा वर्ण अघोष होता है, कौन सा वर्ण सघोष होता है। सिर्फ हम स्पर्श व्यंजनों की बात करें, स्पर्श व्यंजनों में कौन सा वर्ण अघोष, कौन सा सघोष। चलिए आप लोग अपने गले पर हाथ रखें और दो वर्ण बोलें, का और गा, का गा। पता चलता है कि गा को बोलने में हमारे इन स्वर तंत्रियों में झंझनाहट यानी कंपन ज्यादा हो रहा है का की अपेक्षा, इसलिए का अघोष हुआ और गा सघोष हुआ। इसका आपको एक टेस्ट बताते हैं। आप कुछ सरसों के दाने एक पेपर पर लीजिए, पेपर को दोनों तरफ से ऐसे पकड़िए, पेपर के दानों को, सरसों के दानों को पेपर पर रखिए और दूर से का और गा बोलिए। आपको पता चलेगा कि दोनों का बोलने में भी और गा बोलने में भी सरसों के दाने कागज पर होने वाले कंपन के कारण हिलते हैं, लेकिन का को बोलने में कम हिलते हैं, गा को बोलने में अधिक हिलते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि का अघोष है, गा सघोष है। चलिए ये तो टेस्ट हो गया। हम गले पर हाथ रख करके अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन क्या परीक्षा में हम इस किसी प्रक्रिया से गुजरे? आंसर नहीं। हमें परीक्षा में ऐसा टेस्ट नहीं करना है, हमें याद कर लेना है, समझ लेना है कौन अघोष होता है, कौन सघोष होता है। स्पर्श व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, फर्स्ट और सेकंड, अघोष होता है। तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होता है। यानी हम कह सकते हैं 1 और 2 ये अघोष है, 3, 4, 5 ये सघोष है। जैसे का वर्ग का खा अघोष, गा घा अंगा ये सघोष। इसी तरीके से पा वर्ग का पा फा अघोष, बा भा मा सघोष ये होता है। ठीक है, एक और विभाजन अभी हमें पढ़ना है। प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व, प्राण, प्राण का शाब्दिक अर्थ वायु होता है। वायु, कौन सी वायु? किस वायु के आधार पर वर्णों का विभाजन किया गया? क्यों बना? क्यों? कौन सी वायु? क्या सामान्य रूप से चलने वाली वायु, मोटरसाइकिल, कार के पहियों में भरी जाने वाली वायु, कौन से वायु के आधार पर वर्णों का विभाजन किया गया? तो उसका आंसर होता है मुख से निकलने वाली वायु। अर्थात मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा के आधार पर वर्णों का विभाजन करना प्राणत्व का आधार कहलाता है। अर्थ स्पष्ट है कि किसी वर्ण को बोलने में वायु मुख से कम उत्सर्जित होती है तो किसी वर्ण को बोलने में ज्यादा उत्सर्जित होती है। जिन वर्णों को बोलने में वायु कम उत्सर्जित होगी वे अल्पप्राण होंगे, जिनको बोलने में वायु अधिक उत्सर्जित होगी वे महाप्राण होंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्राणत्व के आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला अल्पप्राण और दूसरा महाप्राण। अल्पप्राण मतलब मुख से कम वायु उत्सर्जित हो, महाप्राण मतलब मुख से अधिक वायु उत्सर्जित हो। दो वर्ण आपको देते हैं, आप एक कागज की पट्टी इतना नीचे से पकड़िए, वो किसी तरीके से स्टैंडिंग पोजीशन में रहे और उन दोनों वर्णों को उसके सामने बोलिए, क खा, क खा।
आप देखेंगे कि का बोलने पर वो कागज की पट्टी लहराएगी लेकिन धीरे से लहराएगी, लेकिन खा बोलने पर वो कागज की पट्टी तेज लहराएगी। इससे स्पष्ट होता है कि खा को बोलने पर हमारे मुख से वायु ज्यादा निकली। इसी तरीके से हम एक शांत कमरे में भी इसका टेस्ट कर सकते हैं। एक मोमबत्ती जलाइए, उस लौ के सामने आप का और खा बोलिए। का बोलने में मोमबत्ती की लौ हिलेगी, खा बोलने में ज्यादा हिलेगी, इसलिए हम समझ जाते हैं कि खा को बोलने में वायु ज्यादा उत्सर्जित हुई, इसलिए खा महाप्राण हुआ, का अल्पप्राण हुआ। फिर वही बात आती है, क्या परीक्षा में ऐसे टेस्ट करें? आंसर है नहीं, हम ऐसे टेस्ट नहीं करेंगे। हम याद रखें कौन से प्राण होते हैं? स्पर्श व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण होता है और दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। फिर से समझे, प्राण के आधार पर वर्णों का विभाजन। प्राण का शाब्दिक अर्थ होता है वायु। प्रश्न किया गया कौन सी वायु, किस वायु के आधार पर वर्णों का विभाजन किया गया? आंसर है कि मुख से निकलने वाली वायु का वायु के आधार पर, अर्थात जाहिर सी बात है कि किसी वर्ण को बोलने में मुख से कम वायु और किसी को बोलने में मुख से ज्यादा वायु उत्सर्जित होती है। इसी आधार पर वर्णों का विभाजन प्राणत्व का आधार कहलाता है। जिस वर्ण को बोलने में मुख से कम वायु उत्सर्जित होगी वह अल्पप्राण होंगे, जिन्हें बोलने में ज्यादा वायु उत्सर्जित होगी वह महाप्राण होंगे। स्पर्श व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है, दूसरा, चौथा महाप्राण होता है। ठीक है, अब इसको हम एक संक्षेप में घोषत्व और प्राणत्व के आधार को समझेंगे, जिसे हम परीक्षा में कह सकते हैं। प्राणत्व, इसका आधार क्या है? स्वर तंत्रियों में कंपन। और इस आधार पर वर्ण के दो भेद हैं। कौन कौन? अघोष और सघोष। अघोष वर्ण पहला और दूसरा होता है स्पर्श व्यंजनों का, सघोष तीसरा, चौथा, पांचवा होता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अघोष का रोल नंबर 12 है तो सघोष का रोल नंबर 345 है। घोषत्व, प्राणत्व नहीं होगा यहां पर, घोषत्व होगा। घोषत्व। अब बात आती है प्राणत्व की। प्राणत्व, इसका आधार है मुख से निकलने वाली वायु। इस आधार पर वर्ण के दो भाग, कौन कौन? अल्पप्राण और दूसरा महाप्राण। अल्पप्राण का रोल नंबर क्या है? 1, 2, 1, 3, 5, 135। और महाप्राण का रोल नंबर है 24। यानी स्पर्श व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्पप्राण और दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। ठीक है, अब एक छोटा सा प्रश्न, अगर मान लीजिए हमारे सामने एक वर्ग लिखा गया चा, छा, जा, झा, इया। हम जानते हैं स्पर्श व्यंजनों के 4 वर्ग विभाजन है और हम इसमें से एक वर्ण आपको दें, बताइए जा के बारे में आप क्या कह सकते हैं? अब हमारा आंसर होगा एक वर्ण है, वर्णों में व्यंजन है, व्यंजनों में स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजनों में चा वर्ग में आता है और इसका उच्चारण स्थान तालु है। इसका उच्चारण स्थान तालु है और ये घोषत्व के आधार पर 1, 2, 3 तीसरे नंबर पर है। इसका मतलब क्या हुआ? सघोष हुआ। घोषत्व के आधार पर सघोष और प्राणत्व के आधार पर 1, 3, 5 अर्थात अल्पप्राण है। जा
वर्ण है, वर्णों में व्यंजन है, व्यंजनों में स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजनों में चा वर्ण में इसका उच्चारण स्थान ताल, और यह एक सघोष वर्ण है और अल्प प्राण वर्ण है। ठीक, अब हम व्यंजन का दूसरा प्रकार, व्यंजन का दूसरा प्रकार पढ़ते हैं, जिसे कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ दो शब्दों से मिलकर बना है। अंतस्थ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अंतः धन अस्थ। अंतः का शाब्दिक अर्थ होता है बीच में, अस्थ का शाब्दिक अर्थ होता है स्थित। इस प्रकार से अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ हुआ बीच में स्थित। क्यों? क्या बीच में स्थित? भाई बीच में स्थित है तो क्या बीच में स्थित है? उच्चारण, उच्चारण इसका बीच में स्थित होता है। दूसरा क्यों? किसके बीच में स्थित? इसका आंसर है स्वर और व्यंजन के, स्वर और व्यंजन। इस तरीके से हम कह सकते हैं जिन प्राणियों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। जिन प्राणियों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच, उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच स्थित होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। कहने का मतलब अंतस्थ व्यंजन ना तो पूरे तरीके से स्वर है और ना ही पूरी तरीके से व्यंजन, इसीलिए इन्हें आर्ध स्वर भी कहते हैं। इसीलिए अंतस्थ व्यंजनों को आर्ध स्वर भी कहा जाता है। फिर से देखें, अंतस्थ दो शब्दों से मिलकर बना है, अंतः और अष्ट। अंतः का शाब्दिक अर्थ बीच में, अष्ट का शाब्दिक अर्थ स्थित। इस प्रकार से अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ होता है बीच में स्थित। जाहिर सी बात है क्यों बनेगा? क्या बीच में स्थित? क्या बीच में स्थित? उच्चारण बीच में स्थित। किसके बीच में स्थित? स्वर और व्यंजन के। इस प्रकार से अंतस्थ की परिभाषा की जा सकती है जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच से होता है उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इस तरीके से ये अंतस्थ वर्ण ना तो पूरी तरीके से स्वर है और ना ही पूरी तरीके से व्यंजन, आधे स्वर है आधे व्यंजन है, इसीलिए इन्हें आर्ध स्वर भी कहा जाता है। अंतस्थ की संख्या इनकी 4 है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। इनके कौन कौन से व्यंजन हैं और इनके उच्चारण स्थान क्या है, इनका घोषत्व क्या है, इनका प्राणत्व क्या है और इनको और किस नाम से जानते हैं, एक टेबल के माध्यम से। क्रम, वर्ण, उच्चारण स्थान, घोषत्व, प्राणत्व, उपनाम। समझे?
एक या, दूसरा रा, ला, चौथा वा। 4 वर्ण अंतस्थ होते हैं, या, रा, ला, वा। उच्चारण स्थान, या का उच्चारण स्थान ताल, रा का उच्चारण स्थान मूर्धा, ला का दंत और वा का दंतौष्ठ। ध्यान दें, एक बार फिर हमको व्यंजनों का उच्चारण स्थान अंदर से बाहर की ओर मिला। ताल, ताल के बाहर मूर्धा, मूर्धा के बाहर दंत और दंत के बाहर ओष्ठ। ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, दंतौष्ठ। ठीक। घोषत्व, सब के सब सघोष हैं, सभी सघोष, 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 सघोष। प्राण, सब के सब अल्प प्राण हैं, अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण। नाम, इसे हम अर्धस्वर कहते हैं, जैसा कि आपको बताया गया। अर्धस्वर, रा को लुंठित और ला को पार्श्विक कहा जाता है, और ये भी अर्धस्वर है। अर्धस्वर को आप समझ रहे हैं, इन दोनों को अर्धस्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आधे स्वर है, आधे व्यंजन। लुंठित, रा को लुंठित कहा जाता है। रा, लुंठित अर्थात जीभ ऊपर उठकर लुढ़क कर नीचे आती है। जिस वर्ण को बोलने में जीभ ऊपर उठकर लुढ़क कर नीचे आती है, उस वर्ण को लुंठित वर्ण कहते हैं, और रा एक लुंठित वर्ण है। ला, पार्श्विक, पार्श्व का अर्थ होता है बगल से। ला को बोलने में मुख से निकलने वाली वायु जीभ के पार्श्व अर्थात बगल से निकलती है, इसीलिए ला को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। लुंठित, जीभ ऊपर उठकर लुढ़क कर नीचे जाती है। पार्श्विक, मुख से निकलने वाली वायु जीभ के पार्श्व से निकलती है। अर्धस्वर क्यों है? क्योंकि ये आधे स्वर और आधे व्यंजन है, इसीलिए इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है। एक प्रश्न और, वा दंतौष्ठ वर्ण है। दंतौष्ठ, दांत और ओष्ठ दोनों के सहयोग से बोला जाता है। वाह बोलिए, वाह। अब एक प्रश्न इस पर बनता है कि वाह को बोलने में कौन से दांत, कौन से ओंठ का सहयोग लिया जाता है? अर्थात हमारे दो पंक्तियों में दांत, ऊपर की पंक्ति और नीचे की पंक्ति, दो होंठ, ऊपर का होंठ और नीचे का होंठ। इनमें से कौन से दांत का स्पर्श कौन से होंठ से होता है कि वाह का उच्चारण होता है? तो इसका उत्तर है ऊपर के दांत और नीचे का होंठ। ऊपर के दांत प्लस नीचे का ओष्ठ, इनके स्पर्श से वाह का उच्चारण होता है। फिर से एक बार देख लें। अंतस्थ दो शब्दों से मिलकर बना है, अंता धन अस्त। अंता का शाब्दिक अर्थ बीच में, अस्त का शाब्दिक अर्थ स्थित। इस प्रकार से अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ हुआ बीच में स्थित। क्या बीच में स्थित? उच्चारण बीच में स्थित। किसके बीच में स्थित? स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित। इस प्रकार से अंतस्थ की परिभाषा हुई। जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच से होकर होता है, उन्हें हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं। अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 होती है। इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये आधे स्वर और आधे व्यंजन हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ये या, रा, ला, वा होते हैं। या का उच्चारण स्थान ताल, रा का मूर्धा, ला का दंत और वा का ओष्ठ। सभी अंतस्थ वर्ण सघोष होते हैं। सभी अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण होते हैं।
या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है, और रा को लुंठित और ला को पार्श्विक कहा जाता है। वा का उच्चारण दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ के माध्यम से होता है। ऊपर के दांत और नीचे के होंठ के स्पर्श से वा का उच्चारण होता है। अब अगला प्रकार हम पढ़ेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन आपको अगली वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।